हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज़ बाय ग्राम पंचायत और अदर लोकल बॉडीज़। गाइज, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक में से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लस इसमें से इंडिविजुअल जैसे कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, या इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स में, जिसमें कि आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सब के बारे में लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। गाइज़, ये वीडियो मैंने जानकर लंबा बनाया है। इनफैक्ट ये लंबा बनना ही था क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ब्रेक करता तो वो आपका मोमेंटम ब्रेक होता, आपको समझ आने में मुश्किल होती। तो गाइस, सिट बैक एंड रिलैक्स और इसको ध्यान से एक स्टोरी फॉर्म में सुनते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम सभा से। ग्राम सभा एक कॉरपोरेट बॉडी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील है, विच इज स्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूपी पंचायती राज एक्ट, consisting of persons in electoral roles relating to village comprised within area of ग्राम पंचायत। क्या बोल रहे हैं? बेसिकली अगर आप गैस ध्यान से देखें तो ये कंपनी की भी यही डेफिनेशन मोटी मोटी होती है कि कंपनी इज़ हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो ग्राम सभा जो है वो यूपी पंचायती राज एक्ट में डिफाइंड है, उसके सेक्शन 3 में। ये एक कॉरपोरेट बॉडी है, इसका सक्सेशन परपेचुअल है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती, मरती नहीं, ये चलती रहती है। और इसकी कॉमन सील है, और इसमें वो पर्सन्स हैं जो इसकी विलेज या ग्राम पंचायत के एरिया के अंडर में आते हैं इलेक्टोरल रोल्स में। और विलेज जिसका कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगा वो बेसिकली ग्राम सभा जो है वो उस विलेज के नाम पे रखी जाती है। जैसे सपोज़ करो ग्राम सभा में 2-3 छोटे छोटे गांव आ जाते हैं कि 2-3 गांव को मिला के एक ग्राम सभा है, तो जो सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है विलेज की, ग्राम सभा उसके नाम से हो जाती है। इट हैज़ द पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी बाय परचेज और गिफ्ट और अदरवाइज, to hold, administer and transfer of movable and immovable property, and to enter into any contract, and to sue and to be sued। जैसे कि हमने कंपनी के बारे में पता है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है कंपनी, या उसको वो स्यू कर सकती है अपने नाम पे। वैसे ही ग्राम सभा जो है वो भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है खरीद के या गिफ्ट लेके या किसी और तरीके से। प्लस वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड, एडमिनिस्टर या ट्रांसफ़र कर सकती है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, या किसी को स्यू कर सकती है अपने नाम पे ग्राम सभा। सेक्शन 117 ऑफ यूपी ज़मींदारी एक्ट और एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट टू revest all or any of the things in गाँव सभा by declaration through notification in gazette the following। बेसिकली जब यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना था, जब ज़मींदारी सिस्टम इवॉलिश हुआ था, तो उसके थ्रू बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने को पावर दे दी थी बेसिकली कि वो सारी जो ज़मीनें हैं, जो बची हुई ज़मीनें हैं, वो गाँव सभा में वेस्ट कर दे, या गाँव सभा को एक तरह से गाँव सभा उसकी मालिक बन जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन गज़ट में निकाली थी। तो कौन सी लैंड है? बेसिकली लैंड
पहली, लैंड वेदर कल्टिवेबल और नॉट, चाहे कल्टीवेशन हो, उस पर कुछ उगाया जाए या नहीं, बट कंप्राइज्ड इन एनी होल्डिंग और ग्रोव शैल नॉट वेस्ट इन ग्राम सभा एंड शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन टेन्योर होल्डर और ग्रोव होल्डर। तो बेसिकली जो लैंड है वो चाहे उस पर उपजाऊ है या नहीं है, या उस पर कल्टीवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वो बेसिकली किसी ग्रोव का पार्ट है या होल्डिंग है, तो वो ग्राम सभा में वेस्ट नहीं करेगी, और जो टेन्योर होल्डर है या ग्रोव होल्डर है जिसके नाम वो चल रही है उसके नाम पर रहेगी। सेकंड, फॉरेस्ट विद इन द एरिया ऑफ गांव सभा, जो फॉरेस्ट हैं वो जो गांव सभा के एरिया के विद इन आते हैं वो बेसिकली गांव सभा को वेस्ट करेंगे। फिर थर्ड आता है ट्रीज़ अदर देन इन होल्डिंग बाउंड्री या ग्रोव या आबादी में, जो पेड़ इन सब में आते हैं उसके अलावा जो पेड़ हैं वो सारे ग्राम सभा में वेस्ट करेंगे। पांचवा, फिशरीज़, जो भी मछली वगैरह हैं गांव, वहाँ पे तालाब हैं जो प्राइवेट नहीं है, तो वो सारे गांव सभा में वेस्ट करेंगे। हाट्स, बाज़ार और मेला, एक्सेप्ट वो वाले मेला या हाट जो किसी भूमिधर की ज़मीन पे लगते हों, उसके अलावा जो भी हैं वो गांव सभा में वेस्ट करेंगे। फिर टैंक्स, पॉन्ड्स, प्राइवेट फेरीज, वाटर चैनल्स, पाथवेज एंड अबादी साइड्स, की टैंक, पॉन्ड, प्राइवेट फेरी, वाटर चैनल, ये सब जो चीज़ें हैं ये गांव सभा में वेस्ट करेंगी। फिर हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट में मॉडिफाई इट्स वेस्टिंग ऑर्डर, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अपना वेस्टिंग ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, नो पावर वॉज एक्सप्रेसली वेस्टेड इन ग्राम सभा एंड इट विल बी राइट टू से दैट ग्राम सभाज हैव बीन हैंडकफ्ड एंड थ्रोन एट द मर्सी और मूड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली मैनेजमेंट के अलावा ग्राम सभा में कोई और पावर ही नहीं दी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली ये कहना सही होगा कि ग्राम सभा को तो एक तरह से हथकड़ी पहना दी और स्टेट गवर्नमेंट की मूड या उसकी रहमत के ऊपर छोड़ दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का मन होगा तो उसको राइट देगा, नहीं तो नहीं देगी। फर्दर, द स्टेट गवर्नमेंट में इंटरेस्ट ग्राम सभा पब्लिक प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड देयर टेरिटोरियल लिमिट्स। प्लस स्टेट गवर्नमेंट को ये भी पावर है कि वो एक ग्राम सभा को पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो उनके खुद की ग्राम सभा की लिमिट के बाहर है वो भी मैनेज करने के लिए दे सकती है। ऑल्सो, इफ़ होल ऑफ एरिया ऑफ ग्राम पंचायत इज़ इंक्लूडेड इन म्यूनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, द ग्राम पंचायत शैल सीज। अगर पूरा एरिया जो ग्राम पंचायत का है वो किसी म्यूनिसिपैलिटी, किसी नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया में आ जाता है, तो ऐसे में ग्राम पंचायत जो है वो सीज, मतलब ग्राम पंचायत का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस म्यूनिसिपैलिटी या उसके अंडर मानी जाएंगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट गाइस इसमें है कि फंक्शंस और ड्यूटीज़ क्या हैं ग्राम सभा की। पहली बात है रिलेटेड टू लैंड्स। इसमें क्या है कि जो लैंड से रिलेटेड उसके फंक्शंस हैं वो बेसिकली ग्राम सभा इंटरेस्ट कर देती है एलएमसी को। एलएमसी मतलब लैंड मैनेजमेंट कमेटी को, जो ग्राम सभा के बिहाफ पे एक्ट करती है। सेकंड, जनरल फंक्शंस या ड्यूटीज़। ग्राम पंचायत बेसिकली जो है वो ग्राम सभा के बिहाफ पे जनरल ड्यूटीज़ में एक्ट करती है। हाउएवर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ ग्राम सभा ही कर सकती है, जैसे कि पहले होल्डिंग ऑफ 2 जनरल मीटिंग्स इन अ ईयर। 2 जनरल मीटिंग जो है वो ग्राम सभा को ही कंडक्ट करानी है, एक खरीफ के बाद और दूसरी राबी के बाद। सेकंड, अनदर पावर इज़ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड फीस एज अंडर सेक्शन 37। सेक्शन 31 में जो टैक्सेस और फीस लगती है वो ग्राम सभा के द्वारा ही इम्पोज करी जा सकती है, ये बेसिकली डेलीगेट नहीं कर सकती ग्राम सभा। फर्दर, आफ्टर 1994 के बाद ग्राम प्रधान इज़ बाउंडन by duty at any time either on requisition of prescribed authority or at least not less than 1/5 members to hold an extraordinary general meeting within 30 days on place and time intimated earlier। जैसे कि हमने पढ़ा था कंपनी लॉ में EGM होती हैं, कंपनीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है, वैसे ही 1994 के बाद ये चेंज आया कि ग्राम प्रधान जो है वो ड्यूटी बाउंड था। किसी भी समय अगर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी जो है
जैसे कि सपोज़ करो स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, वो कहती है कि भाई आपको एक मीटिंग कंडक्ट करनी है, और या फिर 1/5 मेंबर जो हैं वो बोलते हैं ग्राम सभा के कि भाई मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो विद इन 30 डेज़ ग्राम प्रधान को वो ड्यूटी बाउंड है कि वो मीटिंग होल्ड करे। मीटिंग विल बी हेल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ quorum of 1/5 ऑफ मेंबर्स, बट इन केस एडजर्न्ड मीटिंग नो quorum नेसेसरी। इसका मतलब ये है डिटेल में कि मीटिंग जो है वो 1/5 ऑफ मेंबर्स जब होंगे इकट्ठे, उतना कोरम बनेगा तभी वो मीटिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी। बट इन केस अगर वो मीटिंग एडजर्न हो जाती है, बाद के लिए मुलतवी हो जाती है, जैसे सपोज़ 10 तारीख को मीटिंग होनी थी, मीटिंग 15 को हो गई, एडजर्न हो गई अगले महीने की 15 को, तो ऐसे में कोरम की ज़रूरत नहीं है, पूरा कोरम की। मतलब अगर 1/5 से कम भी मेंबर आए तो भी चलेगा, वो मीटिंग मानी जाएगी। अब आ जाते हैं गाइस सेकंड अथॉरिटी पे या सेकंड बॉडी पे, जिसको वो की बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है ग्राम सभा की, अंडर सेक्शन 12 ऑफ यूपी पंचायती राज एक्ट। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ये अब आपस में ही चुने जाते हैं बाय मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, मीनिंग देयर बाय दैट एवरी मेंबर ऑफ पंचायत इज़ मेंबर ऑफ ग्राम सभा बट नॉट वाइस वर्सा। कहने का ही मतलब है ग्राम सभा के ही जो मेंबर्स हैं वो आपस में ग्राम पंचायत के मेंबरों को चुनते हैं। तो बेसिकली कहने का ही मतलब हो गया कि ग्राम पंचायत के जो सारे मेंबर हैं वो ग्राम सभा का पार्ट है, लेकिन सारे ग्राम सभा के मेंबर ग्राम पंचायत का पार्ट तो नहीं हो सकते ना, वो तो चुनिंदा जो चुने हुए लोग हैं वही होंगे। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स अब कैसे डिटरमिन होते हैं इसके कि कितने पंचायत में कितने मेंबर होंगे, वो ग्राम सभा की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर 1000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन 1000 से कम की पॉपुलेशन है तो 9 मेंबर होंगे। अगर 2000 से कम की मेंबर है और 1000 से ज़्यादा की मेंबर्स हैं ग्राम सभा में तो 11 ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे। 3000 से कम है और 2000 से ज़्यादा हैं तो 13 मेंबर होंगे ग्राम पंचायत के। 3000 से ज़्यादा हैं तो 15 मेंबर होंगे। ऐसे में इसमें से 30% जो है ये वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, और एक उसमें एससी मेंबर होना चाहिए, एससी वुमेन मेंबर। अब मेंबरशिप कैसे होती है, तो 18+ जो हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं और वो वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन पंचायत का मेंबर बनने के लिए 21 साल की उम्र होनी ज़रूरी है। पर्सन शैल बी डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग इफ़ हिज नेम इज़ इन इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ एनी सिटी म्यूनिसिपैलिटी। अगर उस पर्सन का नाम किसी और सिटी की म्यूनिसिपैलिटी में भी दर्ज है इलेक्टोरल लिस्ट में, तो ऐसा पर्सन इलेक्शन ग्राम पंचायत के नहीं लड़ सकता। फर्दर, पर्सन्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैनॉट बी अपॉइंटेड एज ऑफिस बेयर्स इन पंचायत। कोई भी पर्सन अगर होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, जैसे कि कहीं और कामकाज कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सपोज़ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क है या कहीं है, तो वो ऐसा मेंबर जो है वो ग्राम पंचायत का ऑफिस बेयरर नहीं बन सकता। ग्राम पंचायत शैल होल्ड मीटिंग एवरी मंथ ऑर्डिनरीली। जनरली क्या है, ग्राम पंचायत हर महीने मीटिंग कंडक्ट करेगी, लेकिन किसी भी मीटिंग में 2 महीने से ज़्यादा इंटरवल नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हर महीने नहीं भी करे तो 2 महीने से ज़्यादा का पीरियड तो होने ही नहीं चाहिए, उससे पहले सेकंड मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। फिर है रिमूवल ऑफ ग्राम प्रधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 33B कहता है कि जब पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको लगता है कि ग्राम प्रधान भाई अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, देन मेंबर्स शैल मूव अ रिटन प्रपोजल signed by not less than half of the total members of gram panchayat, shall state the reason and shall be delivered by at least 5 members signing to the district panchayati raj officer, and they shall certify signatures of other members and file affidavit to this effect। क्या मतलब है, रूल 33B जो ग्राम प्रधान को हटाने का तरीका है वो ये कहता है कि कभी भी अगर मेंबर्स को लगता है कि भाई ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहा, तो वो आधे जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं वो अपना रीज़न लिखेंगे एक पेपर पे, वो साइन करेंगे और
एटलीस्ट उसमें से जो 5 मेंबर हैं जिन्होंने साइन किया है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर के ऑफिस में जाएंगे और बाकी अदर मेंबर्स का सिग्नेचर भी सर्टिफाई करेंगे कि भाई हाँ, इन मेंबर्स ने हमारे सामने साइन किया है, और वो इस चीज़ का एफिडेविट भी देंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को। ऑफिसर क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस देगा और एक मीटिंग कंडक्ट करानी होगी उसको, जो कि वही प्रिसाइड करेगा या उसके ऑथोराइज पर्सन द्वारा वो प्रिसाइड करी जाएगी, और मीटिंग में वो पूरा मोशन पढ़ा जाएगा और बेसिकली वो डिस्कस किया जाएगा, बट वो 2 घंटे से ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता, जिसके दौरान वो नहीं बोलेगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा मीटिंग का, अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर है तो वो नहीं बोलेगा, या उसका कोई अपॉइंटेड पर्सन है तो वो नहीं बोलेगा उसमें। और बाद में 2 घंटे जब डिस्कशन हो जाएगा तो सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी और रिज़ल्ट वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रधान या उप प्रधान ऑफ ग्राम सभा शैल ऑल्सो बी दैट ऑफ ग्राम पंचायत। जो भी ग्राम सभा का प्रधान या उप प्रधान होगा वही ग्राम पंचायत का भी प्रधान या उप प्रधान होगा बाय डिफ़ॉल्ट। सेक्रेटरी जो है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट अपॉइंट करता है और वो ग्राम सभा का सेक्रेटरी बन जाएगा, उसको ग्राम पंचायत अधिकारी भी बोलते हैं। ग्राम पंचायत की ड्यूटीज़ सेक्शन 15 और 16 में मेंशन्ड हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं। स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्राइमरी स्कूल, भाई जो गांव में प्राइमरी स्कूल है उनको इस्टेब्लिश करना या उनको मेंटेन करना। फिर है अरेंजिंग सैनिटाइजेशन ऑफ विलेज का साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें अरेंज करना, पोछे वाले झाड़ू वाले इस टाइप के लोगों को अरेंज करना। फिर मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर, जच्चा बच्चा की देखभाल और उसके लिए बनाना जगह। फिर अरेंजिंग एंड रेगुलेटिंग सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की सोर्सेज आती रहें, टंकी हों या बाड़ी हों, ऐसी चीज़ें उनको अरेंज करना या रेगुलेट करना। फिर है एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, चारागाह भी जिनको बोलते हैं, कि जहाँ पे पूरे गांव की गाय भैंसे ये सब चर सकें, तो उन ग्राउंड्स का भी मेंटेनेंस करना या उनको मैनेज करना। फिर है रजिस्टरिंग बर्थ, डेथ, मैरिज एंड अदर रिकॉर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड, कि जो भी गांव में डेथ हो रही है, बर्थ हो रही है, शादी हो रही है, उनको सबको रजिस्टर करना। तो ये हमने पढ़ा ग्राम पंचायत का। गाइस ये इसमें हमने बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर ग्राम पंचायत के ऊपर नोट लिखने को आ जाए तो आप बहुत अच्छे से ग्राम पंचायत के ऊपर नोट लिख सकते हैं। अगर ग्राम सभा के ऊपर आ जाए तो आप बहुत अच्छे से अब एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको मोटा मोटा सब समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में टॉपिक पे, लैंड मैनेजमेंट कमेटी। तो बेसिकली जो ग्राम पंचायत है हर ग्राम सभा की, वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी भी होगी, या उसको वो भूमि प्रबंधक समिति भी कहा जाता है। और ये बेसिकली जो रख रखाव है, देख रेख है, प्रोटेक्शन है और सुपरविज़न है प्रॉपर्टी का, जो भी ग्राम सभा की प्रॉपर्टी है अंडर सेक्शन 60, तो वो सारी उसका देखभाल, देख रेख ये सब लैंड मैनेजमेंट कमेटी करती है। At present, LMC consists of all members of ग्राम पंचायत and secretary shall be लेखपाल of the area। तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो जितने ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ग्राम लैंड मैनेजमेंट कमेटी के भी मेंबर होंगे। बस यहाँ पे एक ये फ़र्क है, जो यहाँ लैंड मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी होगा वो एरिया का लेखपाल होगा, जबकि हमने ग्राम पंचायत में देखा था कि वहाँ का जो सेक्रेटरी था, जिसको कि ग्राम पंचायत अधिकारी भी बोलते हैं, वो यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा चुना जाता है। अब देखते हैं लैंड मैनेजमेंट कमेटी के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं। पहला फंक्शन है सेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड। बेसिकली अंडर सेक्शन 60 लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो है वो इक्वली कॉम्पिटेंट है, जो कि सारे लैंड से रिलेटेड जो अफेयर्स हैं, जो लैंड जो ग्राम पंचायत के सुपरविजन में हैं, उनको मैनेज करने के लिए। सेकेंडली, कंडक्ट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट्स बाय और अगेंस्ट ग्राम सभा। कोई भी सूट्स या केस जो होते हैं उनको कंडक्ट कराना या सूट फाइल करना ग्राम सभा के अगेंस्ट या ग्राम सभा के द्वारा
वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी करती है। थर्डली, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर का को इम्प्रूव करना, उसको डेवलप करना, नई नई टेक्निक सिखाना लोगों को, ये सारे काम भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी के अंडर में आते हैं। फिर प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का कैसे प्रिजर्व करा जाए, कैसे उसको मेंटेन किया जाए या उसको कैसे डेवलप किया जाए। ऐसे ही मैनेजमेंट ऑफ हाट, बाज़ार और मेलाज। हाट, बाज़ार और मेलाज को कैसे मैनेज करना है, ये भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी का रोल है या फंक्शन है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो घरेलू उद्योग हैं उनको कैसे मैनेज करना है या उनको कैसे डेवलप करना है, वो भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी का है। फिर 7th पॉइंट आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अगर लगता है कि होल्डिंग बहुत छोटी छोटी हैं, बिखरी हुई हैं, या उनको एक कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो ये भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी का एक रोल आ जाता है। फिर है सच अदर मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। बाकी और मैटर्स जो प्रिस्क्राइब करे जाएँ, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर लैंड मैनेजमेंट कमेटी के पावर्स पे आ जाते हैं। पावर्स क्या है? पहला, पावर टू एडमिट पर्सन्स इन लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। बेसिकली कुछ लैंड हम भी आगे डिस्कस करेंगे जो ग्राम सभा की होती है, वो बेसिकली हम आसामी को या भूमिदर, जिनको कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिदर भी बोलते हैं, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में BNTR मैं उसको बोलूँगा आगे। तो बेसिकली उनको वो लैंड देना या उनको बेसिकली उस लैंड में एडमिट करना, वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। सेकेंडली, पावर टू प्रिवेंट, इजेक्ट, ट्रेसपासर एंड रिकवर कंपेंसेशन फॉर डैमेज और मिस एप्रोप्रिएशन। कि भाई अगर कोई लैंड किसी ने जबरन हथिया रखी है तो उसको इजेक्ट करना ट्रेसपासर को, और या उसको उससे कंपेंसेशन लेना, डैमेजेस लेना, अगर उसने कुछ उस लैंड में या उस प्रॉपर्टी में उसने कुछ मिस एप्रोप्रिएशन कराओ। थर्डली, पावर टू इजेक्ट अ पर्सन फ्रॉम लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। कोई पब्लिक यूटिलिटी की लैंड है, वहाँ पे अगर कोई पर्सन जबरन आ गया है तो उसको इजेक्ट करना। फिर चौथी है पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। इसमें सेक्शन 136 रीड विद रूल 127 ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू चार्ज लैंड मैनेजमेंट कमेटी विद दिस पावर। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी को ऑथोराइज़ करती है कि भाई आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो। पांचवा आ जाता है पावर टू लेट वैकेंट लैंड ऑफ माइनर, इडियट और ल्यूनेटिक। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली लैंड मैनेजमेंट कमेटी के पास ये भी पावर है कि कोई माइनर है या कोई इडियट है या ल्यूनेटिक है, दिमाग से कोई आदमी वीक है या कुछ इस तरह के जो लोग हैं, तो उनकी जो लैंड है वो भी कैसे लेट आउट या रेंट पे दे सके लैंड मैनेजमेंट कमेटी, वो भी उसकी एक पावर है। छठा, पावर टू टेक पोजेशन ओवर लैंड। लैंड के ऊपर पोजेशन वापस लेने की पावर। जैसे कि कभी कोई भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट या भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट ये मर जाते हैं हियरलेस, मतलब इनका कोई वारिस नहीं होता अंडर सेक्शन 115, या भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स या भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अपनी होल्डिंग खुद सरेंडर कर देते हैं या वो अबेंडन कर जाते हैं अंडर सेक्शन 118 से 128। तो ऐसे में लैंड मैनेजमेंट कमेटी की बेसिकली ये पावर है कि वो उस लैंड को अपने अंडर में ले लें। 7th है पावर टू अलॉट लैंड फॉर हाउसिंग साइट्स, सेक्शन 125 टू 129। ये बेसिकली क्या है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी की पावर है कि वो जो कुछ गांव की लैंड है वो अलॉट कर दे घर बनाने के लिए, हाउसिंग साइट्स के लिए। तो इसमें बेसिकली किन के लिए वो दे सकती है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं, जो काम करते हैं बेसिकली काश्तकार टाइप, उनके लिए, विलेज आर्टिजन्स जो गांव में एग्रीकल्चरल टूल्स को रिपेयर या उनको बनाने का काम करते हैं, विलेज आर्टिजन्स उनको बोलते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ साइट, टाइम एंड डेट टू बी अनाउंस्ड बाय बीटिंग ऑफ ड्रम। जब भी ऐसी लैंड अलॉट करी जाती है तो उसकी एक, आपने देखा होगा एक डुगडुगी सी एक वो बजाया जाता है ड्रम बजा के कि भाई सुनो सुनो सुनो, इस ये वाली जो ज़मीन है
वो इस टाइम और इस डेट को इसका अलॉटमेंट होगा और ये ड्रॉ ऑफ लॉट से लॉटरी सिस्टम से निकलेगी। अगर अलॉटी जो है उसका कोई भी हाउस नहीं है तो प्रीमियम उसको देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर उसका ऑलरेडी कोई हाउस है तो उसको प्रीमियम पे करने के बाद वो लैंड अलॉट हो जाती है। अलॉटी हैज़ टू कंस्ट्रक्ट हाउस एंड बिगेन टू रिसाइड इन इट विद इन 3 ईयर्स। अलॉटी एक बार अलॉटमेंट हो जाता है तो अलॉटी को उस पर घर बनाना पड़ेगा और उसको विद इन 3 ईयर्स उसको घर बनाना है और वहाँ रहना है। लेकिन SC और ST के केस में कोई टाइम लिमिट ऐसी प्रिस्क्राइब नहीं है। वो अगर 3 साल के बाद भी घर बनाना चाहें तो उनकी ज़मीन लैंड मैनेजमेंट कमेटी वापस नहीं लेगी। फिर है इसी में अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट्स अदर देन ईयर मार्क्ड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर टू लैंडलेस लेबर भूमिधर और असामी ऑफ विलेज विद लेस देन 3.125 acre of land or any other person of village, every such allotee to deposit 5% of the circle rate of rent to be deposited in गाँव fund and maximum plot size 200 square meter। ये बेसिकली क्या है कि आबादी साइट जो हैं वो जो अदर देन ईयर मार्क्ड हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर के अप्रूवल के बाद वो लैंडलेस लेबरर, भूमिधर या विलेज असामी जिनके पास की 3.125 एकड़ से भी कम लैंड है या कोई और पर्सन विलेज का, उनको अलॉट करी जा सकती है। ऐसे में 5% जो सर्कल रेट है वो एज रेंट वो डिपॉजिट कराया जाएगा गांव फंड में और मैक्सिमम जो उस ज़मीन का या प्लॉट का जो साइज़ होगा वो 200 स्क्वायर मीटर होगा। सर्टेन हाउस साइट्स टू बी सेटल्ड विद एग्जिस्टिंग ओनर्स अंडर सेक्शन 67A। कुछ हाउसिंग साइट्स हैं वो सेटल कर ली जाती हैं एग्जिस्टिंग ओनर के साथ 67A में। इसका हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 67A में क्या है, सेटलमेंट ऑलरेडी कोई किसी के पास लैंड है बहुत टाइम से चली आ रही है या तो उसके साथ सेटल कर लेना कि ठीक है भाई आप ले लो, लेकिन ये गांव सभा की लैंड है तो आप इतना इतना दो, जमा करा दो, जो भी है इस तरह की चीज़ें। फिर 8वीं पावर है राइट्स इन ग्राम सभा प्रॉपर्टी। ग्राम सभा प्रॉपर्टी में भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी के राइट्स होते हैं। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी। हर मेंबर लाइबल होगा लॉस, वेस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन के लिए अगर वो लॉस, वेस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन हुआ हो डायरेक्ट उसके निगलेक्ट करने की वजह से। एक सूट में बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम बाय द लैंड मैनेजमेंट कमेटी और बाय मेंबर ऑफ ग्राम सभा विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ कलेक्टर। ऐसे मेंबर के अगेंस्ट सूट भी फाइल कर सकती है लैंड मैनेजमेंट कमेटी या कोई और मेंबर ग्राम सभा का सूट फाइल कर सकता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ कलेक्टर। गाइस ये बेसिकली अब हमने एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ग्राम सभा डिस्कस किया है, हमने ग्राम पंचायत डिस्कस किया है, हमने लैंड मैनेजमेंट कमेटी डिस्कस किया है। अब देखते हैं गांव फंड क्या होता है। गाइस ये जो जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं, गांव फंड, कंसोलिडेटेड गांव फंड, स्टैंडिंग काउंसिल, पैनल लॉयर या जो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किए थे, ये सारे इंडिविजुअली भी इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, जो भी बताया है ये सारा आपको रेलेवेंट पोर्शन बताया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है और ध्यान से सुनना है। तो लेट्स स्टार्ट विद गांव फंड। There shall be a Gaon fund for each Gram Sabha and all sums received as damages or compensation by Gram Sabha or Gram Panchayat or Land Management Committee shall be credited to it. However, damages compensation under section 67 shall be credited to consolidated Gaon fund. कह रहा है कि हर गांव फंड होगा, हर ग्राम सभा का एक गांव फंड भी होगा जिसमें कि सारे ऐसे पैसा जो कि डैमेजेस किसी के डैमेजेस गांव सभा को मिले हैं या कोई कंपेंसेशन गांव सभा को मिला है किसी से या ग्राम पंचायत को या लैंड मैनेजमेंट कमेटी को, वो सारे पैसा गांव फंड में जमा होगा। लेकिन
डैमेजेस या कंपनसेशन जो 67 सेक्शन 67 में मिला है वो कंसोलिडेटेड ग्राउंड फंड में जाएगा। वो हम आगे देखेंगे 67 में बेसिकली क्या है, कौन सा कंपनसेशन आता है। 67A यहाँ रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, वो हाउसिंग साइट्स जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि सर्टेन हाउसिंग साइट्स टू बी सेटल्ड विद एग्जिस्टिंग ओनर्स अंडर सेक्शन 67A, जो ऐसी हाउसिंग साइट्स जो बेसिकली लैंड मैनेजमेंट कमेटी सेटल करती है एग्जिस्टिंग ओनर्स के साथ, वो जो उससे रिलेटेड जो पैसा मिलता है वो कंसोलिडेटेड गांव फंड में जाता है, वो गांव फंड में नहीं जाता है। एनीवेज, तो बेसिकली अब इसमें है कि फॉलोइंग शैल बी क्रेडिटेड टू द गांव फंड। इसमें पहला आ जाता है प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स अंडर यूपी पंचायती राज एक्ट। यूपी पंचायती राज एक्ट के अंडर में जो प्रोसीड्स हैं वो सारी गांव फंड में जाती हैं। फिर सेकंड आ जाता है एनी सम्स हैंडेड ओवर बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पैसा देती है तो वो बेसिकली गांव फंड में चला जाता है। फिर है सम्स कंट्रीब्यूटेड बाय ज़िला पंचायत या लोकल अथॉरिटी, ये भी गांव फंड में जाते हैं। फिर है सेल प्रोसीड्स ऑफ डस्ट, डर्ट, डंग एट्सेट्रा, गोबर बिकता है या कोई मिट्टी या ऐसी चीज़ें बिकती हैं, वो भी उससे जो पैसा कलेक्ट होता है वो गांव फंड में जाता है। फिर है सम रिसीव्ड एज तय बाज़ारी, जो बेसिकली ज़मीन पे पटरी लगती है, वो सारी उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो सारा गांव फंड में जाता है। फिर सिक्स्थ है सम्स रिसीव्ड फ्रॉम ग्रांट ऑफ ठेका ऑफ पॉन्ड एट्सेट्रा, जो गांव के तालाब होते हैं वहाँ मछली वगैरह के जो ठेके दिए जाते हैं और उससे जो पैसा आता है वो भी बेसिकली गांव फंड में जाता है। फिर है सम रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन या गिफ्ट, कोई अथॉरिटी या कोई बॉडी अगर लोन या गिफ्ट देती है तो वो भी सारा गांव फंड में जाता है। फिर है ऑल अदर सम्स असाइंड बाय ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी सम्स असाइन करे कि भाई ये गांव फंड में जाना है तो वो सारे गांव फंड में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस फंड का ये लैंड मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में होता है, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ तहसीलदार। इसका जनरल कंट्रोल तहसीलदार रखता है, बट लैंड मैनेजमेंट कमेटी इसको बेसिकली एडमिनिस्टर करती है उसके अंडर में, तहसीलदार के अंडर में। अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड बाय द चेयरमैन इन ए कैश बुक। चेयरमैन जो होगा लैंड मैनेजमेंट कमेटी का वो अकाउंट मेंटेन करेगा एक कैश बुक में, और जो कैश बैलेंस है वो सब ट्रेजरी में रखा जाएगा जो तहसील का हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कंसोलिडेटेड गांव फंड। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बेसिकली जो कलेक्टर एडमिनिस्टर और ऑपरेट करता है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कंसोलिडेटेड गांव फंड बनाया जाएगा या होगा। हर ग्राम सभा जो होगी वो एनुअली वो कंट्रीब्यूशन, वो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन देगी जो कलेक्टर फिक्स करेगा, लेकिन वो जो अमाउंट कलेक्टर फिक्स करेगा वो 25% जो टोटल सम गांव फंड में आता है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25% या उससे कम कलेक्टर फिक्स जो अमाउंट करेगा वो कंसोलिडेटेड गांव फंड में जमा होगी। इट शैल बी यूज्ड फॉर, पहला पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंसेस ऑफ पैनल लॉयर्स। पैनल लॉयर्स की फ़ीस और अलाउंसेस को पे करने के लिए यूज़ होगा। सेकेंडली पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद सूट्स, जो सूट्स फाइल होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको देने के लिए उसमें से पैसा यूज़ होगा। थर्डली एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स ऑफ कॉमन यूटिलिटी, जो कॉमन यूटिलिटी की लैंड है वो डेवलप करने के लिए जो खर्चा होता है वो कंसोलिडेटेड गांव फंड से यूज़ होगा। अदर सम एज में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि TADA हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस हो गया चेयरमैन ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी का, जहां लैंड मैनेजमेंट कमेटी के पास अगर सफिशिएंट मींस नहीं है तो। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो अगर कोई क्लर्क अपॉइंट करे कलेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो पैनल लॉयर्स को असिस्ट करने के लिए रखा जाए तो उस क्लर्क के ऊपर जो खर्चा होता है उसके लिए पैसा कंसोलिडेटेड गांव फंड से यूज़ होगा। और चेयरमैन के ऊपर जो खर्चा अगर वो अलग अलग कोर्ट में पैरवी करने जाता है तो उसके लिए जो क्लर्क रखा जाएगा उसका पैसा कंसोलिडेटेड गांव फंड से यूज़ होगा। तो गाइस इसके ऊपर
अलग से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप अगर ये पॉइंट्स भी रिटेन करें और अच्छे से लिख पाएंगे आप क्वेश्चन और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल्स। सेक्शन 72 रीड विद रूल 72 टू 74 ये डिस्क्राइब करता है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैंडिंग काउंसिल्स। इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट ही कॉम्पिटेंट है इनको अपॉइंट करने के लिए। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्टैंडिंग काउंसिल, अलग अलग कोर्ट्स या अलग अलग बॉडीज़ के लिए अपॉइंट करती है। तो इसको मैंने बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। पहला पॉइंट है स्टैंडिंग काउंसिल, ये रेवेन्यू, स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू है। ये एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के लिए, एक तो सबसे ऊपर आ जाती है हाई कोर्ट, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि भाई कल को कोई मैटर है हाई कोर्ट का, तो वो स्टैंडिंग काउंसिल जो है वो स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू वहाँ पे जाके पेश हो सके या प्रेजेंट कर सके। फिर एक या एक से ज़्यादा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए स्टैंडिंग काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। फिर डिविजनल गवर्नमेंट काउंसिल रेवेन्यू अपॉइंट कर सकती है फॉर ईच ऑफ द डिविजन्स ऑफ स्टेट। जितने भी स्टेट के डिवीज़न हैं उनके लिए एक डिविजनल गवर्नमेंट काउंसिल रेवेन्यू अपॉइंट करेगी। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल रेवेन्यू और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली 4 लेवल के 4 टाइप के स्टैंडिंग काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम काउंसिल्स, द कलेक्टर हैज़ पावर टू अपॉइंट पैनल लॉयर्स फॉर ईच ऑफ द तहसील अंडर सेक्शन 62(2). काउंसिल्स के अलावा कलेक्टर के पास भी पावर है पैनल लॉयर्स अपॉइंट करने की हर तहसील के लिए अंडर सेक्शन 62(2). यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टैंडिंग काउंसिल बेसिकली जो है वो कौन अपॉइंट करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन जो पैनल लॉयर हैं हर तहसील के लिए वो सेक्शन 62(2) में वो कलेक्टर अपॉइंट कर सकता है। और ये वाले जो पैनल लॉयर्स हैं वो सेक्शन 72 के अंडर में जो पैनल लॉयर्स हैं उनसे अलग हैं। अब आ जाते हैं पैनल लॉयर्स जो सेक्शन 72 में, जिसकी हमने अभी अभी बात करी थी। पैनल लॉयर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 72 रीड विद रूल 72 टू 74 ऑफ द कोड अलॉन्ग विद पैरा 123A ऑफ गांव सभा मैनुअल। बेसिकली पैनल लॉयर्स सेक्शन 72 में भी अपॉइंट करे जाते हैं। तो पैनल लॉयर जो है वो एक स्पेसिफाइड कोर्ट में, या तो स्पेसिफाइड कोर्ट के लिए या हर ईच जो भी कोर्ट्स हैं उनके लिए अपॉइंट करे जा सकते हैं। जैसे कि पहला तहसील लॉयर पैनल रेवेन्यू, ये तहसीलदार या कंसोलिडेशन ऑफिसर की कोर्ट के लिए एक अपॉइंट करा जा सकता है। सेकंड, तहसील पैनल लॉयर सिविल, ये सिविल कोर्ट, तहसील की जो सिविल कोर्ट है उसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट ग्राम सभा लॉयर रेवेन्यू, ये कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर की कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं उनके लिए इसको अपॉइंट किया जा सकता है। फोर्थ, डिस्ट्रिक्ट ग्राम सभा पैनल लॉयर सिविल, ये सिविल कोर्ट्स में जो मैटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्राम सभा के उसको रिप्रेजेंट करेगा या उसके लिए होगा। ऐसे ही फिफ्थ जो है वो डिविजनल ग्राम सभा पैनल लॉयर, ये रेवेन्यू, ये कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर्स की कोर्ट जो होती हैं या रेवेन्यू के मैटर होते हैं उनसे रिलेटेड उनके लिए होगा। है गांव सभा पैनल लॉयर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए, जो गांव सभा के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आगे इलाहाबाद या लखनऊ पे प्रेजेंट होगा। फिर है 1 या मोर गांव सभा पैनल लॉयर स्टैंडिंग काउंसिल, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ बेंच उसकी उनके आगे जो केसेस होंगे उनके लिए अपॉइंट करे जाएंगे। तो बेसिकली पैनल लॉयर्स हमने देखा ये 7 तरह के होते हैं और तहसील लेवल से लेकर तहसील कोर्ट से लेकर वो सिविल कोर्ट या कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर की कोर्ट, सिविल कोर्ट, फिर एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की और हाई कोर्ट के लिए तक भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि तहसील पैनल लॉयर जो होंगे वो कलेक्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और बाकी के सारे जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे
आफ्टर कंसिडरिंग रिकमेंडेशंस ऑफ कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज। अपॉइंटमेंट फॉर पैनल लॉयर्स फॉर हाई कोर्ट जो होगा वो इन कंसल्टेशन विद एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट रखे जाएंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ देख लेते हैं। पैनल लॉयर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड मे प्लीड, एक्ट और अपीयर विदाउट एनी रिटर्न अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एवरी गांव सभा और एरिया फॉर विच ही इज़ अपॉइंटेड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ विच ही हैज़ द चार्ज। बेसिकली इनके पास पावर होगी या इनका राइट होगा कि वो बिना किसी रिटर्न अथॉरिटी के वो गांव सभा के बिहाफ पे जिस कोर्ट के लिए वो अपॉइंट हुए हैं वहाँ वो प्रेजेंट हो सकें या वो अपीयर हो सकें। ही शैल बी द एजेंट ऑफ गांव सभा फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग प्रोसेस ओनली ऑफ ओनली सच गांव सभा नॉट एनी अदर। बेसिकली वो जिस गांव सभा के लिए अपॉइंट हुए हैं वो उस गांव सभा से रिलेटेड ही जो प्रोसेस होंगे, समन्स होंगे या कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस होगा वो उस गांव सभा से के ही प्रोसेस लेने के लिए वो सीमित रहेंगे। मतलब ये नहीं कि वो किसी और गांव सभा का भी प्रोसेस एक्सेप्ट कर लें। Can't without prior sanction of LMC can enter into any agreement or compromise with reference to or withdraw from any suit or proceeding on behalf of गांव सभा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली जो पैनल लॉयर्स हैं वो बिना लैंड मैनेजमेंट कमेटी के प्रायर सेंक्शन के, मतलब बिना उसकी पहले से अप्रूवल लिए वो किसी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं जा सकते जो कि सूट के विड्रॉल से रिलेटेड हो या गांव सभा की प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो। फिर उनको जो पेमेंट करा जाएगा दैट शैल बी मेड बाय कंसोलिडेटेड गांव फंड। ये हमने पहले भी पढ़ा था, कंसोलिडेटेड गांव फंड जब हमने देखा था। ही शैल ऑलवेज बी अवेलेबल टू गिव फ्री लीगल ओपिनियन टू लैंड मैनेजमेंट कमेटी एंड चेयरमैन कैन डायरेक्टली कंसल्ट हिम ऑन पॉइंट्स ऑफ लॉ। वो हमेशा अवेलेबल रहेगा फ्री लीगल ओपिनियन देने के लिए लैंड मैनेजमेंट कमेटी को, और चेयरमैन जो है लैंड मैनेजमेंट कमेटी का वो उसको पॉइंट्स ऑफ लॉ पे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है। इन केस चेयरमैन डज नॉट एग्री ऑन हिज एडवाइस मैटर शैल बी रेफर्ड टू तहसीलदार हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। अगर चेयरमैन उसके ओपिनियन से एग्री नहीं करता तो ऐसे में मैटर जो है वो तहसीलदार को रेफ़र कर दिया जाएगा और तहसीलदार का जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। पैनल लॉयर की ड्यूटी रहेगी टू ब्रिंग नोटिस टू कलेक्टर और एसडीओ ऑल केसेस वेयर ही इज सेटिस्फाइड दैट चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ एलएमसी हैज कोल्यूडेड विद द अपोजिट पार्टी और देयर इज़ अ ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स इन कंडक्ट ऑफ केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनल लॉयर बेसिकली कलेक्टर या एसडीओ को भी ऐसे सारे केसेस बताएंगे जहां उनको लगे कि भाई चेयरमैन या कोई भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर है वो अपोजिट पार्टी से मिल गया है, साठगांठ कर ली है, या उनकी तरफ से बहुत ठंडा सा रिस्पॉन्स है, वो केस को प्रॉपरली प्रोसीड नहीं करना चाह रहे। ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस टू चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ एलएमसी व्हेनेवर दे अटेंड कोर्ट फॉर डूइंग पैरवी और अदरवाइज। एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल ये भी है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी चेयरमैन या जो भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर अगर वो कोर्ट अटेंड करते हैं पैरवी के लिए या किसी और काम के लिए तो वो उनको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी देते हैं। ही वुड डिफेंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन ऑल केसेस अनलेस कलेक्टर डिसाइड्स अदरवाइज। पैनल लॉयर जो हैं वो स्टेट का इंटरेस्ट डिफेंड करेंगे अनटिल अदरवाइज उनको कलेक्टर से आदेश आए कि भाई इस मैटर में आगे नहीं बढ़ना है या जो भी है। पैरा 131 स्टेट्स दैट गांव सभा शैल नॉट अपॉइंट एनी लॉयर अदर देन ए पैनल लॉयर अपॉइंटेड। पैरा 131 ये कहता है कि गांव सभा कोई भी और लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकती अदर देन पैनल लॉयर जो अपॉइंट किया गया है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट केस में एक स्पेशल लॉयर ये माना गया कि एक स्पेशल लॉयर एंगेज किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कलेक्टर इन राइटिंग अंडर रूल 73(2) ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे कुछ केसेस में ये देखा कि भाई एक स्पेशल लॉयर को अपॉइंट किया जा सकता है। वायलेशन ऑफ पैरा 131 एज पर सम कोर्ट डिसीजंस डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मैटर एंड नॉन ऑब्जर्वेंस वाज नॉट फैटल एज पर सम अदर कोर्ट डिसीजंस अपील बाय प्राइवेट काउंसिल इज़ नॉट मेंटेनेबल। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर 131 का वायलेशन हो, मतलब अगर गांव सभा कोई और लॉयर अपार्ट फ्रॉम पैनल लॉयर को
पॉइंट कर लेती है, तो ये बेसिकली रूट ऑफ द मैटर वाला पॉइंट नहीं है और इसका नॉन ऑब्जर्वेंस जो है वो फैटल नहीं है। साथ ही में कुछ जो कोर्ट के डिसीजन वो ये कहते हैं कि प्राइवेट काउंसिल के द्वारा जो अपील है वो मेंटेनेबल नहीं है। रूल 74(6) कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पैनल लॉयर को 3 साल पैनल लॉयर्स को 3 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है और उनका ये टेन्योर फर्दर 3 साल के लिए अगर उनका काम अच्छा लगता है तो उसको इंक्रीज़ भी करा जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सच काउंसिल शेड नॉट बी एंगेज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गांव सभा विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ कलेक्टर एंड सच परमिशन में बी ग्रांटेड इन अ केस वेयर देयर इज़ नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टी एंड ग्राम पंचायत। कि वो जो काउंसिल है वो उसको एंगेज नहीं किया जा सकता गांव सभा के अगर इंटरेस्ट से विरुद्ध कोई मैटर है, तो ऐसे मैटर में उसको बिना कलेक्टर की प्रायर परमिशन के अपॉइंट नहीं किया जा सकता और परमिशन बेसिकली तभी ग्रांट होगी जब गांव सभा और उस पार्टी के बीच में कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो गाइज़ ये था पैनल लॉयर्स के ऊपर डिस्कशन और पैनल लॉयर्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है पैनल लॉयर्स की क्या हैं बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो आप एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड पॉइंट्स हमने सारे डिस्कस कर ही लिए हैं, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में इसको लिख पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ ही एक पॉइंट दोबारा से बता रहा हूँ, पैनल लॉयर जो तहसील लेवल पे हैं वो कलेक्टर अपॉइंट करता है और जो उससे ऊपर के लेवल के हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो गाइज़ इसी के साथ ये टॉपिक होता है ख़त्म।